आइए अब खबरें विस्तार से। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में अब तक 36 शव बरामद कर लिए गए। हादसे के करीब 24 घंटे बाद आखिरी शव भी मिल गया है। बावड़ी हादसे में 18 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हो चुका है। धारा 304 के तहत मामला दर्ज हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां सबसे पहले अस्पताल में घायलों से मुलाकात उन्होंने की। इसके बाद सीएम घटनास्थल पहुंचे, जायजा लिया। रिपोर्ट देखें। मौत की बावड़ी, खौफ का मंजर, हवन में हाहाकार, मंदिर में चीख पुकार, हादसे की टीस, अब तक 36। तारीख 30 मार्च, दिन गुरुवार। देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा था। इंदौर में उत्सव का माहौल था। लोग पूजा पाठ में जुटे थे। बेलेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा हवन का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। दिन के करीब 11 बजे हवन शुरू हुआ। श्रद्धालु मंदिर परिसर के अंदर बावड़ी की छत पर बैठे थे। तभी दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बावड़ी की छत धंस गई। श्रद्धालु गहरी बावड़ी में जा गिरे और उसके बाद मौत का ऐसा मंजर दिखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। जो इस हादसे में जो आखिरी गुमशुदा व्यक्ति थे, उनका शव रिकवर हो गया है, परंतु अभी थोड़ी देर और ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी संभावना को इनकार करने के लिए कुछ देर और जारी रहेगा। उसके बाद बंद किया जाएगा। आपका जो मिसिंग लिस्ट है टोटल कितने की है, उस हिसाब से क्या माना जाए? जो 25 लोगों की सूची हमें इस क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हुई थी, वो प्रत्येक आदमी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, परंतु तब भी एक संभावनाओं को देखते हुए कुछ देर हम और ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन ओवर हो चुका है। मैंने अभी वही बताया है कि यद्यपि सारे जितने भी व्यक्ति जो गुमे थे वे बरामद, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनका रिकवरी हो गई है, परंतु इन गुमशुदा के अलावा अगर कोई और भी हो सकता है, उस संभावना को भी दूर करने के लिए कुछ देर। हादसे के बाद तबाही का कैसा मंजर था, तस्वीरें अपने आप में ये सब कुछ बयां कर रही हैं। चीख पुकार, डर और दहशत का माहौल। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि बाद में सेना को भी बुलाना पड़ा। बावड़ी से निकाले गए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हादसे में 36 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी, और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान हादसे के बाद इंदौर पहुंचे। सीएम ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल जाकर जायजा भी लिया। सीएम ने कहा कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम प्रदेश की सभी ऐसी बावड़ियां ढके जाने की बात भी कह रहे हैं जो खुली हुई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी।
हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर समिति ने बिना अनुमति 30 साल पहले अवैध ढंग से बावड़ी को ढक दिया था। पूजा कर रहे लोगों को भी नहीं पता था कि वे बावड़ी की छत पर बैठे हैं। निगम के रिकॉर्ड में दर्ज 629 बावड़ियों की सूची में पटेल नगर की बावड़ी का कहीं जिक्र था ही नहीं। समिति ने बावड़ी पर जाली ढककर ऊपर फर्श बना दिया। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि पिछले साल अवैध निर्माण की शिकायत के बाद निगम ने नोटिस जारी किया तो समिति अध्यक्ष सेवाराम गलानी ने बावड़ी खोलने की बात कही थी। लेकिन नेताओं के हस्तक्षेप के चलते निगम ने सिर्फ नोटिस देकर जिम्मेदारी पूरी कर ली और कार्रवाई से बचते रहे और ये भीषण हादसा हो गया जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आ रहे हैं। भोपाल में तीनों सेनाओं के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। यह पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए भोपाल को चुना गया है। भोपाल दौरे पर आ रहे पीएम मोदी मध्य प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी देने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। पहली बार दिल्ली से बाहर तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात यह है कि इस बार ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भोपाल में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख फ्यूचर वॉर स्ट्रैटेजी, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, नए इनोवेशन, अग्निवीर योजना सहित देश की रक्षा से जुड़े तमाम बड़े मसलों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 अप्रैल को भोपाल दौरा होना है। प्रधानमंत्री यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे हाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे भोपाल एयरपोर्ट से वो सीधे लाल परेड ग्राउंड हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगे। खबर है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अंग्रेजों के समय से चले आ रहे प्रतीक चिन्हों को बदलने पर भी चर्चा हो सकती है। भोपाल से सिर्फ कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही बल्कि फौजी मेला भी लगा है। इस मेले में टैंक, मिसाइल सिस्टम, आधुनिक गन सहित सेना के तमाम हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। पीएम के भोपाल दौरे की तैयारियां अंतिम दौर में है। खास बात यह है कि पीएम मोदी भोपाल को एक सौगात भी देने वाले हैं। तो लाल परेड ग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री होंगे राजनाथ सिंह, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। कारकेट यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसी कारकेट पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे हाल पहुंचेंगे, जहां पर वो संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां पर भोपाल से दिल्ली तक चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम के आने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद स्टेशन पर सारी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सेना के तीनों सेनाओं की कॉन्फ्रेंस का कमांडर की, उसमें रहने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। वंदे भारत ट्रेन जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलेगी और दिल्ली पहुंचेगी। लगभग 8 घंटे में वो सफ़र शताब्दी से भी 1.25 घंटे कम में वो सफ़र पूरा होगा।
ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला है कि प्रधानमंत्री जी पुनः पधार रहे हैं एक सौगात लेके। वंदे भारत की सौगात से भोपाल और दिल्ली के बीच सफर आसान हो जाएगा। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पहले दिन जहां जहां से गुजरेगी उसका जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। इस ट्रेन से न सिर्फ भोपाल और दिल्ली के बीच सफर आरामदायक होगा बल्कि सिर्फ 8 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। जितेन शर्मा के साथ शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सरकारी फंड्स पर तलवार खिंच गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो सूबे के तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने केंद्र के फंड पर ऐश किया था। इस बड़े आरोप के जवाब में बीजेपी ने मौजूदा सरकार में डीएमएफ फंड यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड के दुरुपयोग का मामला उठा दिया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में सरकारी फंड्स की फांस तैयार है, लेकिन इसमें गला किसका फंसेगा ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब तत्कालीन सीएम रमन सिंह ने बीआरजीएफ फंड पर खूब ऐश किए। मरकाम का कहना है कि केंद्र की मनमोहन सरकार के दौरान सूबे की तत्कालीन बीजेपी सरकार को एक जिले के लिए 30 करोड़ का फंड दिया जाता था, लेकिन इस फंड से रमन सिंह ने ऐश किया। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत पिछड़े इलाकों के विकास के लिए 2006 में बैकवर्ड रीजनल ग्रांट फंड को मंजूरी मिली थी। इसमें सिलेक्टेड ट्राइबल और पिछड़े जिलों को पैकेज देने का प्रावधान रखा गया था। इस प्रोग्राम पर अमल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को मिली थी। मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर इसी फंड पर ऐश करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आईएपी बीआरजीएफ के तहत 30-30 करोड़ रुपए एक जिलों को देते थे। वो हमारे केंद्र सरकार के पैसों से डॉक्टर रमन सिंह ने 15 सालों तक ऐश किया है। हमारी सरकार तो ग्रामीण आस्था, जो ग्रामीणों का विकास कैसे हो, ग्रामीण का क्षेत्रों का विकास कैसे हो, उसके लिए लगातार काम कर रही है। आज सड़क, पुल, पुलिया, मूलभूत सुविधाएं अगर होती है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की रही। उधर मोहन मरकाम के इस बड़े आरोप के पलटवार ने बीजेपी में डीएमएफ फंड का मुद्दा उठाया है। बीजेपी जिस डीएमएफ फंड पर कांग्रेस को घेर रही है वो गैर लाभकारी ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है, जिसकी स्थापना माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2015 के तहत की गई थी। डीएमएफ फंड को जिला स्तर पर इकट्ठा किया जाता है। इसका मकसद आदिवासियों और राज्यों की वंचित आबादी का कल्याण है। बीजेपी का कहना है कि खुद मोहन मरकाम सहित कई कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार से डीएमएफ फंड के दुरुपयोग का सवाल पूछ चुके हैं और ऐसे में न जाने किस मजबूरी में मोहन मरकाम बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मोहन मरकाम जी, आपने 7 दिन पहले ही विधानसभा में अपनी सरकार को घेरते हुए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के दुरुपयोग का मामला उठाया था। आपने कहा था कि कोंडागांव में अधिकारी डीएमएफ फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग का मामला उठाया था और आपके वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने तो डीएमएफ फंड के दुरुपयोग का पत्र लिखते हुए इस्तीफा तक दे दिया। आपके आपके सारे मंत्री अपनी ही सरकार पर इन मदों के दुरुपयोग का मामला उठा रहे हैं। ना मालूम आज किस मजबूरी के तहत आप भारतीय जनता पार्टी पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार की एक नई इबादत लिख दी है। दरअसल इन दिनों फंड्स की फांस से बीजेपी और कांग्रेस ने बस्तर में एक दूसरे को फंसाने की कोशिश तेज कर दी है। बस्तर की आदिवासी बाहुल 12 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों की नजर है और इस इलाके में विकास के लिए सरकारी फंड्स का किसने सही इस्तेमाल किया और किसने गलत, इसे लेकर सियासी जोर पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वक्त में इतना ही खबरें।